आज का जो हमारा विषय है आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मराठों की पराजय के कौन से प्रमुख कारण थे। ठीक, हमने देखा आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन बड़ी आसानी से वो मराठों को हराते चले गए और लास्ट में बाजीराव द्वितीय के आते आते पेशवा बनते बनते तो उन्होंने सहायक संधि प्रणाली के द्वारा एक तरह से बसीन जो उनका मेन टारगेट था वो उन्होंने हाथ में ले लिया और किस तरह से अंग्रेजों ने जो है मराठा शक्ति बिल्कुल ही नष्ट सी कर दी, इनकी यूनिटी इनका वो सब तोड़ दिया इन्होंने। तो उसके कई कारण थे। जो मराठे हार गए युद्ध में, संख्या में ज्यादा थे फिर भी मराठे हार गए युद्ध में, तो उसके कई कारण थे। सबसे बड़ी बात थी जो मराठा थे उनमें संगठन नहीं था। संगठन किस तरह से नहीं था? ये मराठे, पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, ये अलग अलग राज्यों के अंदर तो शेर थे, लेकिन ये कहीं पर भी इकट्ठे इनका कोई ऐसा संगठन नहीं था। हालांकि बार बार संसद बनाने का जिसे कोशिश किया था नाना फडणवीस ने, पर फिर भी एक मजबूत संगठन हो, उसकी कोई केंद्रीय शक्ति हो। जैसे कि मुगलों को अगर आप देखो तो मुगलों का चाहे पूरे हिंदुस्तान पे उनका परचम फहराया जा रहा था, पर केंद्रीय संगठन दिल्ली पर था। दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली का जो बादशाह था, वो पूरे हिंदुस्तान को कवर करता था। ऐसा मराठों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैंने आपको मैप से बहुत अच्छे से दिखाया, बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन बावजूद इसके मराठों का कोई संगठन अपना नहीं था, जो उनकी हार का बहुत बड़ा कारण बना। कोई एक शक्ति नहीं थी जो लीड कर रही थी, ये सब अपने आप में राजा थे। और जब ये इकट्ठे होते थे तो इनके जो इनके मतभेद इतने ज्यादा थे कि इनके स्वार्थ टकरा जाते थे। इस वजह से जो है इनकी हार का एक बहुत बड़ा ये कारण सिद्ध हुआ, जो संगठन नहीं था इनके पास। तो जब आप इसको करेंगे तो सबसे पहले आपका एक शक्ति नहीं थी, एक केंद्र नहीं था, एक संगठन नहीं था इनका। फिर इनकी आर्थिक स्थिति पर जरा सा ध्यान डालिए मराठों की। इनकी आर्थिक जो आमदनी थी, कोई निश्चित आमदनी नहीं है इनकी। ये एक दूसरे राज्य को लूटते थे, वहां अचानक अटैक करते थे, लूटते थे, ले आते थे। अपने शिवाजी को जरा सा याद करिए, शिवाजी ने एक केंद्रीय शक्ति बनाई थी, खुद उसका केंद्र का गढ़ थे वो, और स्वदेशमुख और सरदेशमुखी और ये जो है वो टैक्सेस वसूल किया करते थे। जो राजा दूसरे छोटे छोटे राजा थे, मराठे राजा थे, उनको राजा मानते थे, मगर उनसे वो चौथ और सरदेश मुखी दो टैक्स इस्तेमाल वसूल किया करते थे। चौथ मतलब उनकी इनकम का 1/4 भाग, और सरदेश मुख जो कि उनकी इनकम का 10वां भाग होता था। तो इसका मतलब एक केंद्रीय शक्ति जो थी वो शिवाजी के रूप में मौजूद हमें दिखाई देती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, केंद्रीय शक्ति नहीं है, कोई संगठन नहीं है, और उनकी इनकम भी कोई ऐसी मजबूत नहीं है। तो जब इनकी इनकम कम पड़ रही है तो ये अपने पड़ोसी राज्य पर अटैक करते थे, लूट के ले आते थे। तो इनका और इनके जो प्रदेश हैं वो भी बहुत उपजाऊ नहीं है। एक दो प्रदेश है, जैसे मैंने बताया, बरार है, बसीन है, ये इस तरह की क्षेत्र है, तो अंग्रेजों की निगाह उसके ऊपर बराबर बनी हुई है। तो इनके जो पठार क्षेत्र है, आप जानते हैं महाराष्ट्र की तरफ अगर आप जाएं तो पठारी क्षेत्र है सारा का सारा, तो वो जो चीज है वहां पर ज्यादा कोई उपजाऊ ज्यादा है नहीं है। तो इसलिए उनकी इनकम जो है वहां से, प्रदेश भी उपजाऊ नहीं होने से उनकी इनकम ज्यादा होती नहीं। तो इकोनॉमिक पोजीशन उनकी बहुत बड़ा एक कारण बनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। उसका उनका जो सैन्य संगठन है, ये जो एक होता है ना, जैसे आप ये अपनी सेना को देखिए, हमारी एक एयरफोर्स है, हमारी एक आर्मी है, हमारी एक नेवल पावर है। तो हमारी जो नेवी है उसका एक लीडर है, 10 लीडर नहीं है, उसका एक लीडर है। हमारी आर्मी है उसका भी एक लीडर है, हर एयरफोर्स है उसका भी एक लीडर है। यहाँ क्या है, यहाँ सामंतवादी सिस्टम है। जब सेना सामंतवादी हो जाती है तो जब कभी युद्ध की जरूरत पड़ती है तो सामंतों को बुलाया जाता है, और हर किसी सामंत से तो आपकी मैत्री होती नहीं है, मतभेद भी होते हैं। तो ऐसी मतभेद वाली स्थिति के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो सामंत कई बार साथ नहीं देता है। साथ नहीं देता यहाँ तक ठीक है, लेकिन कई बार वो दुश्मन से जाके मिल जाता है,
ताकि इस जो मौजूदा जो जिससे युद्ध हो रहा है उसको हराया जाए और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए। तो सामंतवाद में सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है, जब सामंत पैसे से मजबूत हो जाता है, स्थिति से मजबूत हो जाता है, ऐसी स्थिति में सामंत राजा से भारी पड़ जाता है, पेशवा से भारी पड़ जाता है। तो ये एक बहुत दोषपूर्ण इनकी जो सैन्य प्रणाली थी। दूसरा इनका गुरिल्ला वार था। मैंने आपको पहले ही बताया, शिवाजी को याद करिए, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ाई की है उन्होंने। गुरिल्लाओं को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप खुर्जा शहर के लोग हैं, बंदरों को बड़े आराम से देखते हैं। हाथ में यदि कोई खाने की सामग्री आप ले जाएं, ये किसका माइक है भाई? माइक कम करिए प्लीज, माइक कम करिए बेटा, पढ़ाई में डिस्टरबेंस आ जाता है। किसका है माइक? कोई माइक म्यूट करिए बच्चों। कौन है ये? तो ये जो गुरिल्ला है, जैसे मैंने आपको बताया, बंदर हैं। बंदर क्या करते हैं? हाथ में सामान ले जाइए आप, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया, दो पैरों पर टिक 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 आया, पीछे से झपटा मारा, और जब तक आप समझोगे तब तक तो वो छत के ऊपर बैठ के केला छील के खा रहा होता है। तो गुरिल्ले और ज्यादा खतरनाक। तो वो वही चीज है, अचानक से अटैक करके सामने वाले को इस चीज का आभास भी नहीं हो पाता कि युद्ध जैसा कोई घटना हो गई, जब तक वो संभल पाता है। जैसे शाइस्ता खान को एकदम शिवाजी जो एक बाराती का रूप धारण करके गए, खुद दूल्हा बने हुए थे, बाकी जितने बाराती थे सारे सैनिक थे, अचानक उन्होंने पूना के क्षेत्र में जाके शाइस्ता खान के ऊपर अटैक कर दिया। और शाइस्ता खान जब तक अपने को संभाल पाता, शस्त्र अस्त्र से अपने को मजबूत कर पाता, तब तक तो शिवाजी ने शाइस्ता खान का एक अंगूठा भी काट दिया, उनको एकदम कट मार के, और वो निकल गए सब लूट लाट के। तो ये जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति तब तक तो सही थी जब तक कि यहाँ मुगलों की उस पुरानी शैली से लड़ा जा रहा था। अब अंग्रेज आए हैं भारत में, अंग्रेजों की युद्ध पद्धति सीधे युद्ध की है, तोपों से, बंदूकों से, बारूद से। ऐसी युद्ध पद्धति के साथ गुरिल्ला हमेशा जो है फेल हो जाती है। हथियारों की मजबूती होना बेहद जरूरी था, जो कि इस समय की मराठा सेना के पास नहीं दिखाई दे रहा था। जो इनके तरीके थे, युद्ध के जो तरीके थे, उनमें परिवर्तन बहुत आवश्यक था, क्योंकि जो रेज यूरोप से आई है वो बहुत मजबूत रेज है, और वो जो है नए शस्त्रों के साथ, नई खोजों के साथ आई है, उनके साथ इनका समावेश होना बहुत जरूरी था। तो इनका दोषपूर्ण सैन्य संगठन बहुत बड़ा कारण बना इनकी पराजय का। अब आता है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो 1761 में हुआ। ये अभी तक तो मराठे जैसे कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अभी तक मराठे ऐसे लग रहे थे बहुत शक्तिशाली, एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करा हुआ है मराठों ने, बहुत शक्तिशाली है, विशेष शक्तिशाली लोग हैं। लेकिन 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों के ऊपर आक्रमण किया, सारी पोल पट्टी इनकी खुल गई, सारे मराठे संगठित नहीं हो पाए। इस समय में जो है शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में था, लेकिन मराठों के सहयोग से था ये वाला युद्ध जो था, पानीपत का तीसरा युद्ध था, जिसमें सदाशिव भाऊ ने इसका नेतृत्व किया था। विश्वास राव जो था वो सेनापति तो था, लेकिन अपने आप में वो एक नाम मात्र का सेनापति था। सदाशिव भाऊ मेन लीडर इसके थे। जो तोपखाने की जो टुकड़ी थी, इसको इब्राहिम खान गर्दी ने संभाल रखा था। बुजुर्ग आदमी था, बहुत ज्यादा एज वो तो नहीं था, यंग तो नहीं था, ठीक है, उसने संभाल रखा था। और मल्हार राव होलकर का जिक्र यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। होलकर जो अभी तक ऐसे नजर आ रहे थे बेहद शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन ये होलकर यहाँ धोखा दे गए। वो युद्ध से पलायन कर गए, वो युद्ध से निकल गए। मराठा फौज के एक मजबूत जैसे टुकड़ी माना जा रहा था वो युद्ध, ये सामंतवादी व्यवस्था है ना। आप देखिए, सदाशिव राव एक सामंत हो गए, मल्हार राव एक होलकर सामंत हो गए, तो सामंतवादी व्यवस्था है, नहीं बनी, निकल गया बीच में से, होलकर निकल गए, कमजोर पड़ गया। और अहमद शाह अब्दाली ने इतनी बुरी तरह से कत्लेआम किया, बहुत भयंकर कत्लेआम था। ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये अहमद शाह अब्दाली है, इसके साथ सदाशिव भाऊ है, मल्हार राव होलकर है, और ये एक दिखाने का प्रयास किया है कि तोप को किस तरह से संभाला गया है। इसमें जो सदाशिव भाऊ है, जब ये होलकर इसमें से निकल गया, तो कहा जाता है कि मराठों का अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरह से बर्बरता से कत्लेआम किया। जैसा कि जीएन सरकार लिखते हैं कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार था जिसमें कोई उसका सगा संबंधी नहीं मरा हो, नहीं खोया, और कुछ तो परिवार के परिवार साफ कर दिए अहमद शाह अब्दाली में।
क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भी दिल्ली की सत्ता पे काबिज तो नहीं होना चाहता था, उसका ऐसा कोई बहुत विशेष इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो यहाँ से लूट बहुत जबरदस्त तरीके से करके ले गया। तो ये बहुत बड़ा कारण बना जो पानीपत का तीसरा युद्ध है। इन्होंने पोल पट्टी खोल दी अंग्रेजों के लिए, ये सब सामने खुल गए अंग्रेजों के कि ये देखने में तो शेर हैं लेकिन अंदर से गीदड़ हैं, क्योंकि ये इनकी सत्ता जो है वो मजबूत नहीं है, ये आपस में लड़ते हैं। राजपूतों को याद करिए, राजपूत भी ऐसी स्थिति में थे जब बाबर ने अटैक किया, तो राजपूत भी सेम स्थिति में थे। ऐसा राजपूतों की पोल पट्टी खुलती चली गई कि तो आपस में छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं। ठीक इसी तरह के मराठे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण बना जो पानीपत का तीसरा युद्ध था। अब देशी शक्ति जो थी उनसे शत्रुता किस तरह से इन्होंने ले ली। आप जिस देश के अंदर रहते हैं, आस पड़ोस भी लोग रहते हैं, आस पड़ोस से अक्सर एक शब्द कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं अरे भाई आपस आस पड़ोस से बना के रखिए, कब कल मुसीबत में काम आ जाए। वो कारण होता है, अगर हम उनसे लड़ते रहेंगे तो कल को अगर हमारे दरवाजे पे कोई हमारे साथ अभद्र करने आता है तो हमें कोई बचाने वाला नहीं होता है, क्योंकि हम तो रोज तो उनके साथ अभद्रता कर रहे होते हैं। तो उनको यही ठीक मराठों के साथ यही बात थी। ये जो जब इनकी इकोनॉमी पोजीशन कमजोर पड़ती थी तो ये आसपास के जो राजपूत थे, सिख थे, ये इनके ऊपर अटैक करते थे, लूट मार करके ले आते थे। तो जब अहमद शाह अब्दाली ने इनका कत्लेआम शुरू किया तो सिख और राजपूत पीछे हट गए, तो इनकी बर्बरता से इनका बहुत नुकसान हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा इनके डाउनफॉल का कारण था। जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो लोगों ने साथ दिया नहीं। इन मराठों को याद करिए, हैदर अली के साथ संधि समझौता इन्होंने किया, लेकिन जब वक्त हैदर अली का था, उसको साथ देना चाहिए तो अंग्रेजों से जाके मिल जाते थे। तो इनकी जो एक प्रवृत्ति थी ये अपने देशी राजाओं के साथ, वो एक सामंजस्य ये नहीं बैठा पाते थे और आपस में इतना ज्यादा लड़ते थे कि कठिनाई में वो देशी राजा इनका कभी भी साथ नहीं देते थे। बहुत बड़ा कारण था ये भी। शिथिल प्रशासनिक व्यवस्था। देखो, जब मुसीबत आती है किसी भी सेना नायक के ऊपर, किसी भी पेशवा के ऊपर, किसी भी राजा के ऊपर, तो उसकी जनता उसका साथ देती है, जनता खड़ी हो जाती है लड़ने मरने मारने को। जैसे आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब कारगिल की बात आई थी तो कारगिल में 19 से लेकर 22 साल तक के बच्चे एकदम कूद पड़े थे। जो नए बच्चे थे उन्होंने आर्मी ज्वाइन करना शुरू कर दिया था कि हम बदला यहाँ पर जो है पाकिस्तान को घुसने नहीं देंगे। तो ये जनता क्यों सहयोग करती है? जब उसका लीडर, उसका प्रशासक उसके साथ सहयोग करता है, जब हमारे लिए कोई कल्याणकारी योजना तैयार होती है, जब हमारा कुछ जीवन को सुगम बनाने के कार्य किए जाते हैं तो जनता साथ देती है। अब ये जो पेशवाई आ गई थी, ये बड़े अय्याश टाइप के पेशवा हो गए हैं, ये शिवाजी के उस पर नहीं चल रहे हैं। शिवाजी की व्यवस्था लोक कल्याणकारी व्यवस्था थी, वो अपनी जनता को साथ में लेकर चलते थे। तो जब भी जरूरत पड़ती थी तो जनता में से तुरंत सैनिक निकला करते थे। ये पेशवाई है, ये जन कल्याण के कोई काम नहीं कर रही है, ये जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। ये जितने भी इनका प्रशासन है वो सृजनात्मक नहीं है, वो नकारात्मक है, विनाशात्मक है। तो जब मुसीबत इनके सर पर आई तो जनता ने इनका साथ देने से मना कर दिया। मना क्या कर दिया? अपने को हटा लिया इनसे दूर। सामंतशाही और जागीरदारी प्रथा मैं आपको बराबर बताती आ रही हूँ कि ये सामंतवादी लोग हैं। सामंतवाद में जब कोई सामंत मजबूत हो जाता है तो सत्ता के लिए वो बड़ा घातक हो जाता है। जब वो शक्ति पकड़ लेता है तो सत्ता के लिए घातक हो जाता है। ये सामंतशाही और जागीरदारी सिस्टम है जो कि प्रशासन को हमेशा दुर्बल बनाता है। अगर इसे देखें तो प्रारंभिक मराठे ने इस सत्ता को समाप्त कर दिया था, इस सिस्टम को समाप्त कर दिया था। इन ऐसे जागीरदारों के लिए एक तनख्वाह नियुक्त कर दी गई थी, लेकिन राजा राव ने आकर इसे फिर से चला दिया। यही सामंतवादी व्यवस्था ध्यान से देखिएगा राजपूतों में है, और राजपूतों के विनाश का कारण भी यही सामंत बने। ये सामंतवादी सिस्टम में जब सामंत मजबूत हो जाता है तो राजा की सत्ता को उखाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और यही यहाँ पर भी हुआ। तो यह प्रथा राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं थी, ना कोई केंद्रीय शक्ति के अधीन थी। सामंत अपने अपने राजा थे, अपने अपनी गाते थे, अपनी अपनी जो है वो शक्ति का प्रदर्शन करते थे। वो कोई भी एक केंद्र के साथ बंधे हुए नहीं थे। सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय आदर्श होते हैं कुछ। जैसे आप शिवाजी को याद करिए, शिवाजी बहुत शक्तिशाली नहीं थे मुगलों के आगे। जब औरंगजेब आया और उसने कहा मैं पूरे मुल्क को दारुल इस्लाम बना दूंगा, तो शिवाजी बहुत कम शक्ति रखते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा मैं सारे मुल्क को दारुल हर्ब बना दूंगा, हिंदू शाही स्थापित कर दूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि शिवाजी मुसलमानों को मारना चाहते थे, ऐसा नहीं था। हिंदू शाही से मतलब है कि
हमें भी अपने हिंदुत्व होने पर नाज है जितना तुम्हें इस्लामिक होने पर नाज है। तो क्योंकि वो उसके राज्य में भी हिंदू बहुत थे, ऐसा नहीं है। जसवंत सिंह था, कई लोग थे, आपने देखा विद्रोह हुए, जाटों का विद्रोह हो गया, राजपूतों का विद्रोह होगा, क्यों हो गया? वो जबकि अकबर के समय से चले आ रहे हैं, वो केवल नीति की वजह से। तो ये जो नीति थी हिंदूवाद और हिंदू राज्य स्थापित करने का, जिसके लिए वो जीवन बलिदान देने की बात करते थे, वो मराठों में से खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर अभी मुसलमानों से नहीं लड़ना है, हमें यहाँ अंग्रेजों से लड़ना है। ये वो रेज आ गई है जो यूरोप से हमारे ऊपर आ गई है और हमारे पे सत्ता काबिज होना चाहती है, जो हमें कत्लेआम की दिशा में ले जाना चाहती है। तो हमारे अंदर अगर हमारे राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं होगी, हमारे अंदर अगर अपने देश से समर्पण नहीं होगा, तो हम उस युद्ध को जीत नहीं सकते, क्योंकि मॉरली हम वैसे ही वहां खत्म हो जाते हैं। हमारा आधे से ज्यादा युद्ध, कोई भी सैनिक आधे से ज्यादा युद्ध अपने मॉरल से जीतता है। जब वो ये ठान के चलता है कि सामने जो भी दुश्मन आएगा, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे गोली मारनी है, मेरा बस इतना ही काम है, खुद जिंदा रहना, सामने वाले को मारना है। और वो किस लिए? कि अपने राष्ट्र की, अपने देश की सुरक्षा के लिए। तो ये भावना अब मराठों में से खत्म हो गई थी। अब हर बंदा ये चाहता था पेशवाई मिल जाए, चाहे अंग्रेजों के साथ सांठगांठ करनी पड़े। राघोबा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में कराया है। ठीक है, राघोबा ने कितनी सांठगांठ की पेशवाई के लिए, कि मुझे अगर पेशवाई मिल जाएगी तो मैं ये दे दूंगा, मैं सालसट दे दूंगा, बसीन दे दूंगा, 5 लाख रुपए दे दूंगा। कितना उसने सांठगांठ किया पेशवाई के लिए। उसने जो है नारायण राव को मरवा भी दिया, इतना उसने किया। अपनी पत्नी जो आनंदी बाई से के साथ मिलकर उसने नारायण राव को मरवाया। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया। तो ये जो चीज है ना, अब कोई नियम काम नहीं कर रहा है, एक लालच काम कर रहा है, जो राज्य के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। और सजातीय जो राज्य हैं उन पर आक्रमण कभी नहीं करना चाहिए था। इन्हें कायदे में मराठा अन्य राज्यों पर, होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, इनको मिलकर रहना चाहिए था। इनको एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था। अगर ये एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते, तो जब अंग्रेज यहाँ आए तो सब मिलकर इन अंग्रेजों को, मुट्ठी भर अंग्रेज थे, अंग्रेज कोई बहुत बड़ी संख्या में थोड़ी आए हैं, ईरानी, तुरानी, पठानी तो फिर भी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। अंग्रेज तो बहुत ही मुट्ठी भर लोग थे, व्यापार के उद्देश्य से आए थे, फूट देखी आपस में तो सत्ता स्थापित कर दी उन्होंने, लालच बढ़ गया उनका। तो उनको अब हराना कोई मुश्किल काम नहीं था। पर इनमें संगठन नहीं होने से ये बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हुई। और राष्ट्रीय आदर्श नहीं थे, नैतिक भावनाएं, राष्ट्रीय आदर्श इनके खत्म हो रहे थे। जितने भी उत्तरकालीन मराठे आए हैं उनका नैतिक पतन बहुत जबरदस्त हो गया है। अभी तक युद्ध के अंदर मराठाओं को शिवाजी ने स्थापित किया, वहां से देखिए युद्ध में स्त्रियों को ले जाना मना होता है, अभी भी है। आपके यहाँ भी सेना है, तीनों विंग है। अगर कल को युद्ध होता है, जैसे कारगिल हुआ, तो कोई अपनी अपनी बीवियों को थोड़ी ले गया था, युद्ध में खुद गया है बंदा। वाइफ जो है बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये जो है इनके अब जो मराठा उत्तरकालीन जितने भी मराठा पेशवा आए हैं, इनके कोई नैतिक आदर्श नहीं थे। ये अय्याश थे, ये स्त्रियों को अपने साथ में ले जाते थे। और एक तरह से तो ये कह दीजिए ये पेशवाओं का एक फैशन सा हो गया था, स्त्री को अपने साथ में ले जाना, जो कि युद्ध के नियमों के विपरीत भी होता है और युद्ध की बड़ी कमजोरी भी होता है। क्योंकि इन स्त्रियों में जो गणिकाएं होती हैं वो कभी भी दुश्मन के हाथ जो है वो बिक जाती हैं। तो ये वो हो जाता है जैसे घर की सारी आप कमजोरियां हैं वो युद्ध के दौरान अपने दुश्मन को बता दो, तो यहाँ इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ये नैतिक पतन उनके खुद के पतन का बहुत बड़ा कारण बना। सबसे बड़ी एक बात जो मैं आपको बताती आ रही हूँ, तोपखाना, गोला बारूद, बंदूक, ये सब। आप मैसूर पर जाइए और मैसूर के टीपू सुल्तान हैदर अली की तरफ ध्यान दीजिए। हैदर अली पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। जब अंग्रेजों ने उसको घेरने का प्रयास किया तो उसने फ्रांसीसियों से संबंध बनाए और फ्रांसीसियों से जो उनके आधुनिक हथियार थे उन्हें चलाना, उसकी ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ये जो मराठे थे इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, इन्होंने हथियार लिया मगर ट्रेनिंग कोई नहीं लिया। अब क्या था, जब इन तोपों को चलाना है, इन बंदूकों को चलाना है, बारूद छोड़ना है, तो उनकी निर्भरता विदेशियों पर हो गई। अंग्रेजों से लड़ना है तो फ्रांसीसियों पर हो गई, फ्रांसीसियों से लड़ना है तो अंग्रेजों पर हो गई। तो ये दूसरे पे डिपेंड हो गए। ये काम ये खुद भी कर सकते थे, पर क्योंकि ये अय्याश हो चुके थे, ये बहुत भोग विलास पूर्ण वातावरण में रहने लगे थे, युद्ध से ये बहुत दूर होते चले जा रहे थे,
इसलिए ये पैसा खर्च करते थे। पैसा इनके साम्राज्य के अंदर इन जो था टैक्सेस थे नहीं ज्यादा, तो ये लूट मार करते थे। तो सब जितना भी साम्राज्य की व्यवस्था है ना, वो सारी बिगड़ती चली गई केवल इनके भोग विलासी होने की वजह से। अंग्रेजों के पास अपना तोपखाना था, आप जानते हैं, बहुत मजबूत तोपखाना था, मजबूत बारूद था, और उसको चलाने वाले सक्षम अधिकारी भी उनके पास हुआ करते थे, जो कि मराठों के पास नहीं थे। मराठे तो बनाना भी नहीं जानते थे, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। हैदर अली अगर जीवित रहता तो निश्चित ये सारी चीजें वो बनाना अपने साम्राज्य में शुरू कर देता, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये जो रेज अब बाहर से आई है, अगर इसके साथ सरवाइव करना है और इससे जीतना है, तो हमें तोपखाने की जरूरत पड़ेगी और हमें ये सारी विधाएं सीखनी पड़ेगी। ये मराठों में वृत्ति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जल शक्ति। आप जानते हैं कि मैंने आपको मैप से भी बताया था और अभी फिर एक बार बता दूंगी कि ब्रिटेन जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। वो बीच में बना हुआ है, जिसके अंदर आपका स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है और इंग्लैंड है। ठीक है, ये 3 आइलैंड से बना हुआ ब्रिटेन है। इसको यूनाइटेड किंगडम का नाम दिया जाता है और उसकी नेवल पावर आज भी बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह से जापान है, वो भी जो है समुद्र के बीचों बीच, उसकी नेवल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सरवाइव करना है तो उन्हें ये शक्ति। अब जो कि बाहर से आए हैं, नेवी की तरफ से आए हैं, और मराठों के क्षेत्र भी लगते हैं, कोस्टल एरिया सारे मराठों के क्षेत्र लगते हैं, बॉम्बे लगता है, उधर से गोवा लगता है, उधर उनके कई कर्नाटक लगता है। तो अगर अपने कोस्टल एरिया को उन्हें बचाना था तो नेवल पावर को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी था, जो कि उन्होंने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जैसे कि बचाना तो दूर की बात है, उसने ध्यान नहीं दिया। आप मैसूर को याद करिए, हैदर अली को याद करिए, उसने नेवल जो वो सेना का एक संगठन बनाने का प्रयास किया, नेवी बनाने का प्रयास किया, उसने नौसेना बनाने का प्रयास किया। उसको टाइम नहीं मिला, टाइम मिला होता तो शायद वो भी बहुत अच्छी स्ट्रांग सेना तैयार कर लेता। किसके सहयोग से किया? फ्रांसीसियों के सहयोग से, क्योंकि उसे पता था ये अंग्रेज आज नहीं तो कल फिर युद्ध करेंगे, क्योंकि इनके युद्ध के कोई नियम नहीं है। जब ये हार जाते तो संधि कर लेते हैं, और संधि के बाद थोड़ा समय मिलता ही, चाहे 1 हफ्ते 10 दिन का समय में अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये युद्ध कर देते हैं। तो ये वाली चीज हैदर अली जानता था, मराठों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक मजबूत नौसेना अगर ये बनाते तो संभवतः मराठे भी टक्कर ले सकते थे जहाजी बेड़े के साथ अंग्रेजों के, और अंग्रेजों की तो मजबूत नौसेना थी, इसलिए अंग्रेजों का जीतना तो तय था। एक चीज जो कि अंग्रेजों की है, उनकी है कूटनीतिक चालें। कूटनीति उनकी बहुत श्रेष्ठ थी। वो बहुत आसानी से फूट डालो राज करो की नीति में देखते जाइए। कहते ना, बिना किसी ज्यादा बड़े प्रयत्न के 200 वर्ष हमारे सर के ऊपर रहकर चले गए, और आज भी अंग्रेजी छोड़ गए हमारे ऊपर। आज भी अगर देखा जाए तो हम भाषाई गुलाम हैं। अगर अंग्रेजी आप नहीं पढ़ेंगी तो जैसा कि बच्चे कहते हैं ना, माँ बाप आते हैं कहते हैं अंग्रेजी में एडमिशन करा दीजिए, सब्जेक्ट जरूर दे दीजिए, नहीं तो बच्चे का तो शादी भी नहीं होगी। हाँ, ऐसे भी बच्चे के पेरेंट्स आते हैं जब हम लोग एडमिशन करते हैं। तो ये वो तो चले गए, मगर ये हमारे सिर पर एक टैग जरूर हमारे ऊपर छोड़ गए। तो आज भी अगर हम देखें तो हम यहाँ से कहीं हद तक उनके गुलाम दिखाई देते हैं। खैर ये अलग विषय है, पर फिर भी उनकी कूटनीतिक चाल बहुत जबरदस्त थी। वो ये देखते थे कि होलकर सिंधिया में नहीं बन रही तो कौन सा कमजोर पहलू है, होलकर कमजोर है तो इसको लालच दे दो। जैसे कि आप राघोबा को याद करिए, उसको लालच दिया, सारी सत्ता का उठा पटक करके रख दिया मराठों की। बाजीराव द्वितीय को लालच दिया, और लास्ट में बाजीराव द्वितीय को तो समझ ही नहीं आया कि ये जो स्थायी सेना बनाई है कार्नवालिस ने उसके लिए, वेल्जली ने जो उसके लिए बनाई है स्थायी सेना, क्या ये बाजीराव नहीं बना सकता था? बाजीराव में ही तो पैसा दे रहा है उसका। बसीन की जो 1802 की संधि उसने की है, और पूरी मराठा शक्ति को जो उसने बिल्कुल नष्ट कर दिया, तो वो भी तो कर सकता था उस चीज को, जिसका पैसा वो इतना सारा दे रहा है। पर क्या है, वो अय्याश है, करना नहीं चाहते हैं। अब वो आराम पसंद है, हथियार उठाना उन्हें आता नहीं है, पेशवाई उन्हें ब्लड से मिल गई है। तो इस वजह से जो है अंग्रेज इस चीज को जानते थे, और अंग्रेज उन्हें ये दिखाते थे, अरे बादशाह थोड़ी काम किया करते हैं, हम गुलाम हैं, हम काम करेंगे। ठीक, तो हमारी एक सहायक सेना रख दीजिए, आप केवल खर्चा दे दीजिए, बाकी आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करने पाएगा। अरे भाई, जब तुमने सबसे सहायक संधि प्रणाली के तहत कर ली, जो है संधि कर ली, तो आक्रमण करने वाला है कौन, करेगा कौन? ये हमारे राजाओं को समझ में नहीं आता, हमारे पेशवा को। और मराठों का सबसे बड़ा कारण उनका लालच, जो उनके अंदर फूट पड़ गई, वो उनका लालच, उनके
सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। और एक चीज होती है, अंग्रेज जो है वो ये जानते थे कि अगर हमें इस हिंदुस्तान में रहना है तो हमें यहाँ की भाषा, यहाँ की जनसाधारण की भाषा को जानना है। जनसाधारण की भाषा को उन्हें जानने की क्यों जरूरत थी? जनसाधारण से ही राजा की कमजोरियों का पता चल जाता है, और वो भाषा, जब एक दूसरे की भाषा को हम जानते हैं तो हम उनके विचारों का आदान प्रदान होता है। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ की भाषाओं को भी सीखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहाँ की भाषाओं को, लोकल लैंग्वेजेस को नहीं सीखा, उन्होंने यहाँ की भाषाओं को सीखा। फिर दूसरी बात, जब अंग्रेज युद्ध करते थे, कभी भी किसी के भी मराठे के विरुद्ध युद्ध करते थे तो ऐसे उठा के सेना लेके नहीं चले जाते थे। उससे पहले वो ये सब देखते, ये सब चीज का ज्ञान लेते थे कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, मार्ग में कितनी नदियां पड़ती हैं, कितने पुल आते हैं, उनका युद्ध करने का क्या तरीका, और उस सेना के अंदर कमजोर पॉइंट क्या है कि जिसे तोड़ा जा सके। ये अंग्रेजों के पास, वो पहले पूरा उसका तैयारी करते थे, अध्ययन करते थे और उसके बाद अटैक करते थे, जबकि मराठों में इन चीजों का अभाव था, बिल्कुल ही अभाव था। भौगोलिक ज्ञान मराठों को तो, जो उनको याद करें शिवाजी को, जिन्होंने मराठा शक्ति रखी, उन्हें भौगोलिक स्थिति का इतना जबरदस्त ज्ञान था, कब कहां से अटैक करके किस रास्ते से निकलना है, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भौगोलिक, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छे से पता हो। और शिवाजी को निश्चित है, शिवाजी को बहुत अच्छे से पता थी, जो कि इस समय में, इस समय के जो मराठास थे उनको बिल्कुल नहीं पता थी। जबकि अंग्रेज इसके विपरीत भौगोलिक स्थिति का बहुत अच्छे से ज्ञान लेकर युद्ध करते थे। ये बहुत बड़ी बात थी जो उन्हें आसानी से मराठों को के ऊपर विजय दिला देती थी। और महान जो सम्राट, जो मराठा सरदार थे, उनका वो मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से आने वाली जो पीढ़ी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई। 1789 में एक न्यायाधीश रामशास्त्री, महान न्यायाधीश हुआ करते थे वो, अपने, उनकी डेथ हो गई। 1794 में महादजी सिंधिया, हरिवंश फड़के, 1795 में अहिल्याबाई होलकर, काफी वीरांगना रही बहुत, पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, तुकाराम जी होलकर 1797 में उनकी मृत्यु हो गई। और 99 में परशुराम भाई पटवर्धन, 1800 नाना फडणवीस की। नाना फडणवीस ने बहुत जोड़ कर रखा था, बार भाई वाली जो काउंसिल उसने बनाई थी, सबको आप देखिए जोड़ कर रखा था। माधव जो द्वितीय था, उसको गद्दी पर बिठाने के लिए, उसका इंसाफ दिलाने के लिए नाना फडणवीस ने ही जोड़ कर रखा था। 1800 में उनकी मृत्यु हो गई और 1802 में जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, उसने सहायक संधि प्रणाली करके अपने को खत्म कर दिया। तो ये इनके साथ ही जो है सारा का सारा सिस्टम धराशायी हो गया, और आने वाली जो पेशवाई थी वो धीरे धीरे शून्य हो गई। और बसीन की संधि 1802 में होने के बाद तो कुछ रह ही नहीं गया, बस एक पेंशन नियुक्त कर दी गई, उनकी नाना साहब आए, उनकी पेंशन नियुक्त कर दी गई, और लास्ट में 1857 में जाकर आपको पता ही है विद्रोह हुआ, और उसके बाद ये सब सारा मराठा, सारा ये सब हाथ में आ गया अंग्रेजों के। ये मैप जो आपको पहले भी कराया, एक बार फिर आपके सामने है। ये जो है ब्रिटेन है, इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है ये दिखाना, ये ब्रिटेन जो कि पूरी तरह से पानी में है, इसकी नेवल पावर स्ट्रांग है। यहाँ पर ये फ्रांस है। इस मैप को आप अकेले में घर में बैठ के वाइट करके भी देखिएगा, आपको बहुत कुछ इससे समझ में आएगा। ये फ्रांस और इनके बीच में जो एक टकराव हमेशा 7 सप्तवर्षीय युद्ध कहलाता है, ये यूरोप का, ये आपस में बहुत जबरदस्त टकराव है। जब यहाँ टकराव होता था, यही टकराव हमें फिर हिंदुस्तान में दिखाई देता था। उसका सबसे बड़ा कारण और कुछ नहीं था, ये कॉन्टिनेंट्स थे, उपमहाद्वीप जो बनाए गए थे उपनिवेश करने के लिए। तो ये इन्हें चाहिए थे कि अपने जो तैयार माल को बेचने के लिए, कच्चे माल की उपलब्धता के लिए। ये आप यूरोप देख रहे हैं, बड़ा कंजस्टेड है, इनके पास अपनी बहुत कुछ संपदा नहीं है। ये जो ब्रिटेन आज की तारीख में आपको इतना संपन्न दिखाई देता है, ये पूरे विश्व को लूट के ही बना है, इसकी अपनी कोई विशेष संपदा नहीं है। लेकिन फिर भी एक ग्रेट ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है बच्चों, चाहे पूरे विश्व में ये लड़ता रहा, कत्लेआम करता रहा, अपने यहाँ पर इनका रेवोल्यूशन जो हुआ 1688 के अंदर, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहलाता है, ये गौरवपूर्ण क्रांति कहलाती है, जिसमें एक भी कतरा खून का नहीं बहा, और इनकी राजशाही सत्ता से उठकर जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। हमें यहाँ लड़ना पड़ा,
हमें अपनी सत्ता के लिए बहुत खून बहाना पड़ा। 1857 में हम लड़े, 1947 में हम लड़े, उससे पहले 1905 से हमने शुरू कर दिया, फिर असहयोग शुरू कर दिया, भारत छोड़ो शुरू कर, हम मरे हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं। लेकिन ब्रिटेन जो दुनिया भर में तो मारता रहा है, मगर अपने लोगों के अंदर इनके कोई कत्लेआम नहीं और सत्ता परिवर्तन हो गया। ये पूरे विश्व में ये ब्रिटेन का ही ऐसा इतिहास है जो हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें भी सीखना चाहिए कि हमें आस पड़ोस, हमारे देश के लोगों के साथ हमें कभी भी इस तरह की, आपस में तो घर में भी थोड़ी तनातनी होती है, भाई बहनों में भी लड़ाई होती है, पर शाम की चाय तो एक साथ ही पीते हैं, उसमें तो किसी को इधर उधर नहीं करने देते ना भाई। खाने के समय बैठे अगर कोई नहीं है तो 10 बार याद करेंगे, टसुए 12 फिर भी उठा के लाएंगे ना। तो ये जो चीज है, हमें इस चीज को एक परिवार की तरह समझने की जरूरत होती है। मराठों ने इस चीज को नहीं समझा, आपस में ही कत्लेआम करते रहे, आपस में एक दूसरे को छीनते रहे, आपस में एक दूसरे की इकोनॉमी खराब करते रहे, और उसका नतीजा ये था कि अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से इनके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है ना। तो ये आपके पास था आज का जो इनके मेन कारण थे। मैं समझती हूँ आपको सारे कारण अब स्पष्ट भी हो गए होंगे। कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, किसी भी तरह का कोई जानकारी आपको चाहिए